अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, बजट की आमद है और जुमे को जो है वो बाकायदा तौर पर बजट पेश किया जाएगा। हुकूमत हम देख रहे हैं कि ये दावा कर रही है कि जो बजट है वो अवाम दोस्त होगा, तो हुकूमत के इसी दावे को देखते हुए ज़ाहिर है अवाम ने भी उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं कि शायद इस बार अवाम को कोई रिलीफ मिले। अब देखना यह है कि क्या जो बजट पेश किया जाएगा वो बजट अवाम दोस्त होगा, क्या वाकई इस बजट में अवाम को रिलीफ दिया जाएगा, क्योंकि हुकूमत अपनी मुआशी कारकर्दगी से खुश है। और अगर अदादोशुमार देखे जाएं तो अदादोशुमार भी ये बताते हैं कि मैशत जो है वो दुरुस्त ट्रैक पर आ गई है, मैशत में बेहतरी आ रही है। तो सवाल ये है कि इन मुआशी कामयाबियों के समरात क्या हमें बजट में नजर आएंगे, क्या आम आदमी को रिलीफ मिलेगा? सारे मामले पर आज के प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे और इसी मामले पर बात करने के लिए प्रोग्राम हमें ज्वाइन किया है माहिर मुआशिया मुजम्मिल असलम साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब आपके वक्त का। लेकिन एहतशाम साहब, आपसे ही आगाज कर लेते हैं। हुकूमत तो बड़े दावे कर रही है कि बजट अवाम दोस्त होगा, अवाम को रिलीफ मिलेगा, खासकर तनख्वाहदार तबके के हवाले से। तो ज़ाहिर है अवाम ने भी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये बजट अवाम दोस्त होगा? देखिए सोनिया, मसला ये है कि उम्मीदें तो आवाम हर दफ़ा लगाती है, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है और गवर्नमेंट उसमें जो अपोजिशन होती है, अपोजिशन का मफाद हमेशा से ये होता है कि जो हुकूमत कहेगी उसके ख़िलाफ़ जाना उन्हें। एट टाइम वो सही भी कुछ बातों में होते हैं, बहुत सारी बातों में गलत भी होते हैं, बात चीज़ें मान ही नहीं होते। लिहाजा जो थोड़ी बहुत उम्मीद बनती है लोगों की, वो अपोजिशन तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन मेरा ख्याल है अगर हक़ाइक़ को सामने रखते हुए दानादाराना बात की जाए तो सोनिया, हम ये नहीं कहेंगे कि ऑल इज़ गुड, कोई सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं और ये कि जी हमें अभी बहुत सारे कवर करनी है चीज़ें, एक लंबा सफ़र है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जो अच्छी बात है कि जो इकॉनमी बिल्कुल हमारी, आप देखा कि 2 साल मनफी में गई, मुश्किल से पिछले साल 0.5 थी, 0.2 थी, फिर बेस ईयर बेहतर हुआ तो हमें ये तकरीबन क्लोज टू 4% जो है ना हमें ये ग्रोथ हमें मिल गई जो माली साल जो गुजर रहा है। अभी बहुत से हुकूमत के अहदाफ है, सबसे बड़ा हदफ उनका जो है जिस तरीके से 900 रुपये का वो रख रहे हैं पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का, 650 से 900 पे जा रहे हैं। फिर ओवरऑल हुजम जो है ना वो भी बढ़ा रहे हैं और कैपिटल आउटले कितनी होगी, फिर टैक्सेस का हुजम बढ़ा रहे हैं, तकरीबन 5.5 ट्रिलियन का रख रहे हैं। ज़राअत में आप देख लें 3%, पौने 3% ग्रोथ रेट की बात हो रही है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे लग रहा है कि बेस इनको एक बहुत अच्छा मिल गया है, जिससे हमारी रेमिटेंस बहुत अच्छी आई, हमारा 18% रेवेन्यू बढ़ गया, एक्सपोर्ट हमारी 11% बढ़ी है, फिर ठीक है, और इम्पोर्ट भी उसी हवाले से बढ़ी हैं, फॉरेन रेमिटेंसेस रिकॉर्ड हमारे पास आई हैं, ठीक है, इंडस्ट्री ने ग्रो किया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने ग्रो किया है। हाँ, ये लोग बार बार बात करते हैं कि इसका सारा रिफ्लेक्शन पॉवर्टी के कम होने में, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने में शायद इतना ज़्यादा नहीं हुआ। देखें, इसके लिए जब तक इंडस्ट्री नहीं लगेगी, इस पर मेरा सोनिया एक मौक़िफ़ यह है कि हुकूमत बज़ाहिर एक बड़ा अच्छा काम कर रही है। एहसास प्रोग्राम 150 रुपया सालाना उनको ले लिया, लोगों को दिया जा रहा है। मेरा ख्याल है ये लोग, जो कुछ लोग ये कहते हैं कि जी लोगों को बेकारी बनाने की बात है, किसी हद तक सही है। बजाय इसके कि आप लोगों को 4,000, 5,000, 10,000 रुपया कैश दें, तो आप उनको काम में लगाएं। आप ये कॉटेज इंडस्ट्री लगाएं, छोटी छोटी इंडस्ट्री लगनी चाहिए, छोटे छोटे कारखाने लगने चाहिए, लोगों को वहाँ पे ले जाया जाए। इससे पहले स्किल्ड वर्कर तैयार करने हैं सोनिया, इस पे पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। सारी दुनिया स्किल्ड वर्कर जो है ना उनको तरजीह दे रही है। आज कनाडा, अमेरिका, सारी दुनिया में वो आप देख लें उनके इश्तिहार आते हैं स्किल्ड वर्कर चाहिए। हम लोग तैयार नहीं हो पा रहे। घर का एक बंदा काम करता है, 6 खाने वाले होते हैं। अदरवाइज लोग कहते हैं कि जी किसी को आप बढ़ाई का काम सिखा दें, किसी को आप गाड़ियों को मैकेनिक बना दें, कुछ और काम सिखा दें। इस हुनर से पैसा भी बनेगा और ये जिसको कहना चाहिए कि ये इकॉनमी में भी ये पैसा आएगा और इकॉनमी ओवरऑल ग्रो करेगी और लोगों की हालत भी बदलेगी। देखिए, लोगों का मसला और है, आम आदमी के मसले की बात जब करते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो सवाल ये है कि जी कितने तेज़ी के साथ नए रोज़गार पैदा होंगे। गुर्बत की सतह जो कहा जा रहा है कि जी अब तकरीबन 40 करोड़ लोग जो है ना वो गुर्बत की निचली सतह पे चले गए हैं हमारे 22 करोड़ लोगों में। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको हुकूमत को देखना चाहिए। लेकिन ये सियासी तौर पे गिमिक्री होती है, सियासी बजट भी होता है, पॉलिटिकल इकोनॉमी है। हुकूमत को सब तरफ देखना होता है कि सारे सेक्टर ऑफ दी जो हमारे सोसाइटी के सेगमेंट है उनको खुश रखना होता है। बिल्कुल। और एहतशाम साहब, एक चीज़ जिस पर ज़ाहिर है हम रोज़ाना ही बात करते हैं वो है इन्फ्लेशन। तो बजट में ज़ाहिर है
जो बजट के अदादो शुमार हैं, जो गोरख धंधे आम आदमी को तो समझ में नहीं आते। सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है। तो आपको लगता है कि इस बार के इन्फ्लेशन में बजट के कोई असरात नजर आएंगे? महंगाई जो सबसे बड़ा मसला है, इस पर किसी हद तक कंट्रोल होगा या सूरत हाल ऐसी रहेगी? देखिए, महंगाई 14% गई थी, वापस आते थे, आज भी डबल डिजिट में इस वक्त है, 10% के करीब है। कुछ हुकूमत के जी 8.5-9% के करीब है। अगले साल के बारे में कहा जा रहा है कि ये 8-8.5% तक ही आ जाएगी। सोनिया, इसमें सवाल सबसे बड़ा इस वक्त यही है कि जी ये महंगाई का जिन कैसे वापस जाएगा, और ये महंगाई इन्फ्लेशन ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि जो खाने पीने की अशिया है ना, फूड इन्फ्लेशन, जिससे आम आदमी बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट होता है, इसमें कमी आएगी। माजरत के साथ अभी तक तो गवर्नमेंट कोई मैकेनिज्म इवॉल्व नहीं कर सकी। हुकूमत बड़े दावे भी कर रही है, निशानदेही करती है। हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब ये बात तो कहते हैं कि 400%, 500% मिडल मैन आड़ती कमाता है, लेकिन वो आड़ती कमाता है तो उसको कैसे कम करेंगे? असल प्रोड्यूस का मालिक जो है, जो किसान है, उसको कहाँ मिलेगा? और फिर ये सारी चीज़ें जब इतनी महंगी मिल रही होंगी लोगों को, एंड पे जाके तो लोगों के मसाइल बढ़ेंगे। अब देखना ये है कि हुकूमत इस हवाले से क्या स्ट्रैटेजी क्या लेके आती है, स्ट्रैटेजी क्या होगी गवर्नमेंट को। माहिर मुआशियात जनाब मुजम्मिल असलम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब आपके वक्त का। मुजम्मिल असलम साहब, हुकूमत हम देख रहे हैं कि अपनी मुआशी कारकर्दगी से खुश नजर आ रही है और अदादो शुमार भी यही बता रहे हैं कि जो मईशत है उसमें बेहतरी आ रही है, लेकिन सवाल ये है कि इन मुआशी कामयाबियों के असरात आपको लगता है कि आने वाले बजट में भी नजर आएंगे हमें? देखिए जी, अगर हुकूमत ने ये साल निकाल लिया तो आप समझें कि अगला साल इससे बेहतर है। और अगर जो है हुकूमत ने इस साल 4% की जीडीपी ग्रोथ जो है प्रोड्यूस की है, जब पूरी दुनिया में कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, यानी कि जीडीपी मंफी पे जा रही थी, और साथ साथ आप ये देखें कि बगैर आपका डेट टू जीडीपी बढ़ाए जो है ये चीज हासिल की है, तो अब हुकूमत के पास फिस्कल स्पेस भी आ गई है। 23 अरब डॉलर के जो है तकरीबन रिजर्व है उनके पास, करंट अकाउंट उनका सरप्लस में है जी। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो हुकूमत का वसाइल है कि अगले साल का जो बजट है अवाम की और कारोबार का ग्रोथ फ्रेंडली हो सकता है। इसमें एक चीज़ बताइएगा मुजम्मिल, जो मेरा ख्याल है आपसे ज़्यादा कंसर्न करती है, कराची में आप बैठे हुए हैं, लोग कह रहे हैं कि जी हुकूमत की एक हद तक जिसको कहते हैं एफर्ट हो सकता है कि कितना पैसा इकट्ठा करके वो बजट में लगा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि असल चीज़ जो है ना वो आपने इन्वेस्टमेंट ल्योर करनी है प्राइवेट सेक्टर से, स्टॉक मार्केट में लोगों को इन्वेस्टर को लेके आना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आनी है। ये बड़ा सबसे अहम सवाल है। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से इन्वेस्टर चला गया है और बाहर का इन्वेस्टर इसलिए नहीं आ रहा कि लोकल इन्वेस्टर जो है ना वो भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने कोई फिस्कल नॉन फिस्कल इंसेंटिव दे दिया उनको कि वो आएंगे सामने? ठीक है, इसका जवाब तफसील से लेंगे मुजम्मिल असलम साहब से, लेकिन एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद हमारे मुआशियात मुजम्मिल असलम साहब हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। जी एहतशाम साहब, आप सवाल कर रहे हैं। आपसे पूछ रहा था कि गवर्नमेंट एक हद तक की आप देख लें इन्वेस्ट कर सकती है, बजट में पैसा ला सकती है, वो भी आप देख लें कुछ पैसा बजट में बाहर से लेना पड़ता है और फिर जाके बजट फंड होता है। असल चीज़ होती है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में देख रहा हूँ एक मुद्दत से पाकिस्तान में जिस तरीके से हालात बनते रहे, छोड़ के चले गए लोग बड़े कम हैं जो है ना यहाँ पे रह गए हैं, मुश्किल हालात हुए। लोग ये कह रहे हैं कि जी जब तक के लोकल इन्वेस्टर जो है ना वो आगे नहीं आएगा तो उसको देख के बाहर का इन्वेस्टर भी नहीं आएगा। कहते हैं असल इन्वेस्टमेंट जो है ना वो करनी पड़ेगी कारोबारी लोगों को, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। आप समझते हैं कि बजट में और हुकूमत को फिजिकल नॉन फिजिकल इंसेंटिव दे रही है कोई अटैक करने के लिए, कोई माहौल बनना है कि लोगों को यकीन हो कि पाकिस्तान में भाई कारोबार शुरू है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? देखें, शुक्रिया सबसे पहले तो, और मौका मिला कि आपके साथ सामने बैठ के बात हो। थैंक यू सो मच। ये जो आपने सवाल किया ना, ये बड़ा शानदार सवाल किया। अगर आप देखें तो पिछले 7-8 सालों में सीपैक के अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही नहीं थी पाकिस्तान में, और स्टॉक मार्केट में 2016 से हर साल सरमाया फॉरेनर ने निकाला। ठीक। तो जो फॉरेनर की साइड थी वो बहुत वीक, क्योंकि एक तो IMF प्रोग्राम आ गया हमारे 2018 में, आपको पता है जो है 19 अरब डॉलर का जारी खसारा हो गया था, रिजर्व्स खत्म हो गए थे, तो वो फॉरेनर का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। उसके साथ हम जो है FATF वगैरह के इश्यूज में भी थे।
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये कभी कभार जो होती है ना कि वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कोविड जो है ना पाकिस्तान का उसने सिनारियो चेंज कर दिया। एक तरफ दुनिया जो है कोविड में लपेटे में आ गई, B8 के वो उनकी कितने ज़्यादा केसेस हुए, फिर उनकी मईशत को कितना नुकसान हुआ। पड़ोस में भारत 7.3 मनफी, हमारी 4% ग्रोथ आ गई। फिर इसके बाद आप ये देखें कि टैक्स रेवेन्यू के टारगेट्स में चेक कर रहा था कि इस साल हमारे 20% बढ़ जाएंगे कोविड के साल में, और इंडिया में 4.4% बढ़ जाएंगे। कितना फर्क आ गया, सही है। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी कामयाबी ये हुई कि जो एक इल्ज़ाम आता था कि जी कर्जा लिए जा रहे, पाकिस्तान, IMF ने अभी ये 3-4 दिन पहले रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका कोविड में सरकारी कर्जा GDP के तनासुब से वहीं पे खड़ा रहा। जो बाकी बहुत बढ़ना चाहिए ममालिक था। इमर्जिंग मार्केट जितनी थी उनका 10% बढ़ा, और तरक्की याफ्ता ममालिक का 15% से बढ़ा। तो पाकिस्तान का सिर्फ ना होने के बराबर बढ़ा। अच्छा, उसमें जो है स्टेट बैंक ने, अभी हम गवर्नर स्टेट बैंक को सुनते रहते हैं, मुलाकातें भी रहती हैं, 2100 अरब रुपए का जो है ना स्टिमुलस दिया उसने, लिक्विडिटी दी सिस्टम को। वो कैसे? एक तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, टफ टेम्परेरी इकोनॉमिक रिलीफ फंड दे दिया कि जिसने जो कारखाना लगाना है 5 साल बाद वो अभी लगा लें और 10 साल के लिए हमसे कर्जा ले लें 5%। उसमें जो है लगभग 430 अरब रुपए गए। और फिर उसके बाद जो शरह सूद जो है 13.25% से 7% की, आम आवाम को सूद की अदायगी की मद में 470 अरब रुपए बचे। लेकिन मुजम्मल इसका वैसे बड़ा क्लॉसल नुकसान तो हुआ ना, 13.25% इंटरेस्ट रेट। और देखिए इसमें जिस तरीके से हमें 3-3.5 बिलियन डॉलर की वो जो आप देख लें हॉट मनी भी आई थी, उन्होंने भी कहा इतने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है, जब देखा ये 7% पे आए वो पैसा निकाल के बाहर चले गए, ले गए। मैं आपको एक बात बताऊं कि हॉट मनी के दौर पे हमें जो है एक बैकअप रखना पड़ना था, क्यों IMF का प्रोग्राम आपको याद है पिछले साल सस्पेंड हो गया था, ठीक, और IMF ने हमें पैसे देना बंद कर दिए थे। ये अभी मार्च में खुला है, सही है। अगर जैसे अभी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं, पिछले साल कोरोना था, आपको याद करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और कोरोना में लोग कह रहे थे रेमिटेंसेस आधी हो जाएंगी, एक्सपोर्ट्स आधी हो जाएंगी, क्योंकि दुनिया बंद है, रेमिटेंसेस क्योंकि गल्फ बंद है तो सारे लोग वापस आ जाएंगे। तो इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी थी, और वो ममालिक जो आपकी माजी में मदद करते रहे वो खुद उस बहरान में फंस गए थे। तो आपको अपनी मदद आपके अलावा कुछ नहीं करना था। जैसे कहते हैं ना, जब कनपट्टी पे गोली रखी हो तो जो वो सामान मांगे दे दो, बजाय ये कि गोली खा लो। सही कह रहे हैं। तो ये जो है उस वक्त की हमारी एक जरूरत थी, उसको लोग नहीं समझते, उसको पॉलिटिसाइज कर देते हैं। लेकिन आप ये देखें कि अल्लाह ताला का करना, ये देखें जब हॉट मनी आई थी तो वो जब $1 लाया था तो 155 रुपए का उसने जो है रुपये को तोड़वाया था, डॉलर को तोड़वाया था, और जब वो लेके गया 168 रुपए में लेके गया, तो उसको 8% एक्सचेंज लॉस हो गया उल्टा। सही। 13% पे दिया था, लेकिन वो सिर्फ 3 महीने रखे तो 4% उसने सूद की मद में कमाया, और 8% जो है उसने एक्सचेंज में लॉस किया। तो नेट वो थोड़े से पाकिस्तान में पैसे उस कोरोना के क्राइसिस में लूज करके चला गया। तो ये लोगों को ये बात अभी तक कोई बताता नहीं है, वो हॉट मनी करते रहते हैं। फिर आपने कहा, अब मैंने आपको बताया कि जब स्टेट बैंक ने ये लिक्विडिटी इंजेक्शन की तो उससे जो है मकामी कारोबारी ने जो पैसा उठाया स्टेट बैंक से, 5% में ये टर्फ में पैसा उठाया। फिर इसके अलावा अगर आप क्रेडिट लोन की वो जो आप इस साल के नंबर देखें, 42% इंक्रीज हो गया, 480 अरब रुपए कारोबारियों ने लोन उठाया। अब हम देख रहे हैं कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। 2018 में मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी जो कंजम्पशन थी 100 रुपए में 94% तक चली गई थी। यानी कि हम जो 100 रुपए का कमा रहे थे, 94% जो है ना हम उस पे वो जो है ना खर्च कर रहे थे। तो हमारी इन्वेस्टमेंट रेशो जो है ना 10% से भी नीचे आ गई थी। सही। इस साल जो 2021 के अभी तक जो नंबर आ रहे हैं वो वापस 14-15% पे आ गए। यानी कि जब तक आपकी मईशत में री इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो आप ग्रो कैसे करेंगे? सही। अच्छा, ठीक है। अच्छा मुजम्मिल हसन, तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ देने की बात करती है, दूसरी तरफ ज़ाहिर है IMF के साथ भी एक डील हुई है और IMF की जानिब से कहा जा रहा है कि जो सब्सिडीज़ हैं वो ख़त्म किए जाएं। शौकत तरीन साहब जो वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि हम इस मामले पर बात करेंगे, नेगोशिएट करेंगे। तो आपको लगता है कि IMF से नेगोशिएट करना इन मामलात पर, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि सब्सिडीज़ ख़त्म करने, आसान होगा गवर्नमेंट के लिए? देखिए, पहली बात तो ये कि IMF ने जो अंदाजे लगाए पाकिस्तान की मईशत के वो सारे गलत हो गए। तो जब उसके अंदाजे गलत हो गए तो वो हम पे जो है अपनी बनाई हुई पॉलिसी नहीं थोप सकता। जैसे मिसाल है कि अगर मेरे पेट में दर्द है और आप जो है मुझे दवा देते हैं
और साथ में ये कहते हैं कि आपने खुराक ये खानी है, वो आपने प्रिस्क्रिप्शन मुझे गलत दे दी और मेरा दर्द सही नहीं हुआ तो मैं आपको क्यों फॉलो करता? ठीक है। मैं कहूँगा डॉक्टर साहब दवाई भी खिला रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, और कोई तो IMF ने हमें प्रिस्क्रिप्शन दी कि जी शरह सूद बढ़ा दो, एक्सचेंज रेट पे ये कर दो, बिजली के रेट ये कर दो, फिर उसके बाद उसने ये कहा कि आपका जारी खसारा फिर भी जो है ना इस साल, मैं तो पुरानी तो बहुत ही गलत हुई, इस साल का आपको बताता हूँ, इन्होंने कहा था हमारा करंट अकाउंट खसारा $7.5 अरब होगा, हम $800 मिलियन सरप्लस में, यानी IMF $8.25 अरब से रॉन्ग हुआ है। फिर IMF ने कहा 1.5% हमारी GDP ग्रोथ होगी, और वो आगे 4% पे। अब हमारे पास एक ग्राउंड है कि देखें हमने रिजर्व्स भी बढ़ाए, हमारे डेट भी नहीं बढ़े, हमारी GDP भी बढ़ी, ठीक है ना। ये तमाम चीजें जो आपने प्रिस्क्रिप्शन दी थी, हमने 1 साल आपसे लड़ाई करके आपकी बातें नहीं माने, प्रोग्राम सस्पेंड रखा और ये हमने अचीव कर लिया। अब आप जो हमें कह रहे हैं कि गर्दिशी कर्जे कम करो, हम ताबेदार हैं, करेंगे हम आपके गर्दिशी कर्जे कम। आप हमें कह रहे हैं बजट खसारा कम करो या टैक्स रेवेन्यू बढ़ाओ, तो हम जो है जिन पे टैक्स लगा है उन पे मजीद टैक्स की शरह नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन हम अपने तरीके से, जैसे अभी एग्जांपल ले लें आप, 4,170 अरब रुपए हमने टैक्स इकट्ठा कर लिया 11 महीने में, और 4,700 का टारगेट है। मेरा गालिब गुमान है कि हम 4,800 या 900 अरब कर लेंगे। मतलब वो जो शॉर्टफॉल हमेशा 800-900 अरब की रहती थी वो नहीं होगी। वो देख लें, इस हालात के बाद हो गई। अब IMF हमें अगले साल का 5,800 का टारगेट दे रहा है। इस साल जब हमने कोविड में 900 अरब रुपए इजाफी कर लिए पिछले साल के मुकाबले में, तो अगले साल 1,000 अरब क्या करना मुश्किल है। मतलब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया आपने, ये जो अब रियल एस्टेट को हुकूमत ने छूट दी हुई थी, अभी जिस पे शौकत तरीन साहब भी कह रहे थे कि जी अगरचे IMF के साथ जो एग्रीमेंट है उसमें इस बजट में हमने ये इस छूट को ख़त्म करना है जी। तो अभी देखिए ट्रिलियन लोगों के पास पैसा पड़ा हुआ है, वो ज़्यादातर आपने देखा गलत पैसा है, ब्लैक का पैसा है, जो कुछ भी है, इन्होंने हुकूमत ने छूट दी। आप देखते हैं पिछले 5-6 सालों से एक्टिविटी रियल एस्टेट सेक्टर में रुकी हुई थी, वो धड़ाधड़ से एकदम ऊपर गई। क्या लगता है आपको? कहते हैं हम निगोशिएट करेंगे, उनको राज़ी करेंगे कि इस साल भी रहने दें, तो आपको लगता है कि ये रियल एस्टेट सेक्टर में जो एक छूट दी गई है इसको कंटिन्यू रहना चाहिए, और फिर इसका ताल्लुक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से भी है, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो असल में मैं समझता हूँ इंजन ऑफ ग्रोथ बनेगी, वो यही बनेगी, तो आपको लगता है कि यहाँ हुकूमत कामयाब हो जाएगी? 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि हमने IMF की बात रख ली, ठीक है, ये जो एमनेस्टी है ये 2023 तक है, ठीक है, ये जो अभी जून में एक्सपायर हो रही है उसमें प्लॉट खरीदने तक की थी, ठीक है, कि अगर आपने प्लॉट खरीदा तो हम आपसे ये नहीं पूछेंगे पैसे कहाँ से लाए, लेकिन इस प्लॉट के ऊपर अगर आपने नक्शा 30 जून से पहले अप्रूव करा लिया तो 2023 तक जो उसकी आप कंस्ट्रक्शन में पैसे खर्च करेंगे वो भी नहीं पूछेगा कोई। तो ये एमनेस्टी टेक्निकली एंड नहीं हुई, ठीक है, ये 2023 तक, और जो फिर उनसे पहली दफा खरीदने जाएगा उनसे भी पूछगछ नहीं होगी। यानी कि मैं अगर 2023 से एक दिन पहले भी चला गया, यानी कि दिसंबर से, और मैंने कोई मकान ले लिया तो कोई मुझसे पूछेगा नहीं कि मैंने। तो मुजम्मिल ये तो बहुत बड़ी आपने क्लैरिटी खुशखबरी दे दिया आपने कि लोगों में जो फियर था कि ये खत्म होनी जा रही है, अभी तो 2023 तक रहेगी जी, अभी तो प्लॉट का लेन देन हुआ है, उसके ऊपर जो कार्रवाई डलनी है, जो इमारत बननी है, जिससे हमने रोजगार देना है, जिससे हमने सीमेंट बिकवाना है, जिसमें हमने स्टील लेना है, वो तो शुरू होना है अभी। अलाइड एजेंसीज, अलाइड सेक्टर्स में कोई तकरीबन 36 ग्रोथ को ड्राइव करेगा। सही। तो ये जो है हमने IMF को बोल रहा है कि भाई आपको 5,800 अरब टैक्स चाहिए, हम देंगे, आपको गर्दिशी कर्जे कम चाहिए, हम ऊपर करें नीचे करें, हम करके देंगे। सुनने में ये आ रहा है कि IMF ये बातों को कंसीडर कर रहा है और कहीं मिडिल ग्राउंड बन जाएगा। एक चीज तय वजीर खजाना ने बोली है अनऑफिशियली लोगों को कि हम IMF प्रोग्राम को प्रीमेच्योर खत्म नहीं करेंगे। 24 महीने 25 महीने गुजर गए, 1.5 साल रह गए, और ये 1.5 साल हमने गुजारना है इसमें, और उसके बाद जिंदगी भर इसमें पैर नहीं रखना। सही। नहीं, थोड़े दिन पहले तक तो ये खबरें आ रही थी मुजम्मिल कि अगले इसके बाद भी एक हमें पैकेज IMF का लेना पड़ेगा। 22वां नहीं, मैं आपको बताऊं वो इसलिए नहीं लेना पड़ेगा, अगर आपका इस साल जैसे करंट अकाउंट रहा है, अगले 2 साल अगर आप 1-2% भी करेंगे तो असल तो आपको कर्जा चाहिए होता है आपका करंट अकाउंट फाइनेंस करने के लिए। अगर आपके करंट अकाउंट का इंतजाम है और आपको $23 अरब पे खड़े और 2 सालों में अगर आप $35-36 अरब के रिजर्व में चले जाते हैं, आपको IMF प्रोग्राम की जरूरत ही नहीं है। तो ये लोगों का गलत अंदाजा है। इनफ्लोज हमारे इतने हो जाएंगे, इनफ्लोज के अलावा खसारा नहीं है ना, आपका अगर एक्सटर्नल खसारा नहीं होगा तो फिर आपको कर्जा लेने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि आप जितना कमा रहे हो उतना खा रहे हो। तो मुज़म्मिल असलम साहब क्या तवक्को रखते हैं आइंदा साल रियलिस्टिक GDP नंबर क्या हो सकता है? अगर इस साल 4 या 5% के दरमियान आता है तो फिर अगले साल आपको क्या लगता है क्या नंबर होगा? देखिए मोमेंटम बन गया है, कॉन्फिडेंस बन गया है। मैंने जैसे आपको बताया कि टर्फ में जो है तकरीबन 450 अरब रुपए जो है
स्टेट बैंक से जो है मकामी इंडस्ट्री ने सिर्फ मशीन के लिए उठाया, जिसमें से अभी सिर्फ 90 अरब रुपए दिए है, 300 अरब पाइपलाइन में जो अगले 6 महीने में जाना है। फिर उसके साथ एग्रीकल्चर आपको पता है पिकअप कर गई है, एग्रीकल्चर की प्राइसेस जो हैं कीमतें बढ़ गई हैं, लोग बहुत एक्साइटेड हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो गई है। तीसरी तरफ आप देखें आपकी आईटी एक्सपोर्ट्स है वो डबल हो गई है। अब इस बजट में हुकूमत ने क्या करने जा रही है, सर्विसेज सेक्टर 50% ज्यादा ग्रो कर गया, बहुत बड़ी बात जी। अब हुकूमत इस बजट में क्या करने जा रही है, इस बजट में नॉन कन्वेंशनल सेक्टर्स को पुश देने जा रही है। यानी कि जब हुकूमत ने देखा कि इस साल डबल हो गई हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स, तो हुकूमत उसमें मुराद देने जा रही है इस बजट में। हुकूमत ने जब देखा कि अभी थोड़ी सी हमने कीमत बढ़ाई और थोड़ा सा एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया तो हमारी इतनी बड़ी जो है क्रॉप आ गई, अब वो कॉन्फिडेंट हो गए, वो एग्रीकल्चर में पैसे डालने जा रहे हैं। अब आप देखें मुल्क में 10 डैम बन रहे हैं इस वक्त, और बिजली में भी अब इन्होंने तय कर लिया प्रिंसिपली कि हम कोई गैस पेट्रोल की या बिजली का पावर प्लांट नहीं लगाएंगे। अब हम जो है वाटर रिसोर्सेज पे जाएंगे, पानी की रिसोर्सेज को जनरेट करेंगे। तो ओवरऑल जिसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि जो हुकूमत ने अगले साल के जिस तरह पिछले साल बस एक तीर मार दिया था हवा में, 2.1% GDP खानापुरी के लिए कर दिया, आखिर में 4 आ गई। अभी भी जो उन्होंने 4.8% दिया है वो तखमीना जो है उससे काफ़ी ऊपर ही है, ऊपर जा सकता है। अच्छा एक चीज़ अमल बताइएगा कि ये तो बहुत ही खुशाइन बात है जो आप बात कर रहे हैं कि रेवेन्यू हमारी जनरेशन बहुत अच्छी हो गई है। अभी जिस तरीके से 10% गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की और पेंशन की तनख्वाह बढ़ाने की बात हो रही है, कहा जा रहा है तकरीबन 500 से 600 अरब रुपये का टीका लगना है। तो मेरा सवाल आपसे है कि इतना हम टैक्सेस जनरेट कर लेंगे कि आसानी के साथ ये कुशन हुकूमत रख पाएगी जो देना है, और इसका कोई इतना बड़ा हमें फॉल आउट नहीं होगा कि बाद में हम फंस जाएंगे जी हमने क्या कर दिया? देखें आसान सा मैथ्स है, इस साल 4,700 अरब है, अगले साल 5,800 अरब का टारगेट है। अगर 5,800 अचीव हो जाएगा तो 1,100 अरब रुपये इजाफी हो गए। तो उसमें से आपने कहा अगर 500 अरब का ये टीका है भी तो 600 अरब रुपये उसके अलावा भी है खर्च करने के लिए। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये ज़रूर होगा, लेकिन मैं आपके तवस्सुत से एक बात करूँगा जी। ये जो पेंशन है हमारे गले का फंदा बनता जा रहा है। हुकूमत का टैक्स की महसूलात इस साल 4,700 अरब हैं और इस साल की 1,030 अरब रुपये पेंशन की पेमेंट है। यानी कि जितना हुकूमत टैक्स कमा रही है उसका 23% जो है पेंशन में दे रही है। और कहा यह जा रहा है, अब बल्कि अगर आप सूबों की बजट की बात करें तो सूबे इतना भी टैक्स नहीं पैदा कर रहे जितनी उनकी पेंशन है। तो ये किस लिए NFC दिया था, किस लिए आपने जिसको कहना चाहिए इतनी ग्रेटर ऑटोनॉमी कर दी और इतना पैसा उनको दे दिया एडिशनल, एकदम से 9% आपने इजाफा कर दिया मरकज़ की तरफ से सूबों में जो सालाना पैसा जाता है, इसके बावजूद वो अपने टैक्सी जनरेट नहीं कर रहे ना टैक्स जनरेट कर रहे हैं, उल्टा ज़रात ले ली उन्होंने। और ज़रात में आपका हाल देख लें कि औसतन जो 2009 से 2013 के पीरियड था पीपल्स पार्टी का, क्रॉप में बात कर रहा हूँ, 1.14% ग्रोथ थी और हमारी जो पॉपुलेशन है वो 2% से बढ़ी है। तो यानी कि हमारे खाने वाले मुंह ज़्यादा बढ़ रहे हैं और जो खुराक है वो कम होती जा रही है। ये फूड सिक्योरिटी कैसे फिर मुस्लिम लीग नून ने उससे ज़्यादा हद की। उन्होंने 5 सालों में, वैसे GDP 5.8 का आखिरी साल का फिगर कोट करते रहते हैं, उनकी जो 5 साल में औसतन क्रॉप की जो ग्रोथ हुई है वो सिर्फ 0.68% हुई, जिसकी वजह से हम जो एक एग्रीकल्चर बेस्ड, उनके पहले 3 साल मनफी में गए एग्रीकल्चर में, ये भी हुआ। तो ये जो है औसतन 0.68, ये साल आप ये देखेंगे पाकिस्तान की 6 में से 5 बम्पर क्रॉप और तारीख की हाईएस्ट लेवल पे हुई है। और ये 28 मिलियन टन जो पैदा होने जा रही है तारीख की हाईएस्ट, 22 मिलियन टन जो है ना वो सिर्फ पंजाब में पैदा हुई है। आपको लगता है कि इतनी खुराक है, एक तो हमें इम्पोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, और फिर दूसरी बात जो आप कर रहे हैं आम आदमी के हवाले से, मोहम्मद साहब ये बताएं कि आटा जो है ना, इतनी लोग कहते हैं कि जी इतनी वाफर में गंदम में आ जाएगी तो फिर भी आटा जो हमें 35 रुपये किलो मिल रहा था आज भी 80 मिलेगा। चीनी की क्रॉप बहुत अच्छी हो गई है, अपना शुगर केन की, वो कह रहे हैं जी 57 रुपये से 110 रुपये चीनी, इसमें कमी नहीं आएगी। तो लोगों को कैसे कन्विंस करेगी हुकूमत? देखें, वो मेरे वालिद साहब एक बात बोलते हैं, जेब में पैसे होना तो महंगी चीज़ भी सस्ती है और जेब में पैसे ना होना तो सस्ता भी महंगा है। ठीक कह रहे हैं, ठीक है ना। तो आप जो है अगर 35 रुपये किलो आटा ले आए लेकिन लोगों की आमदनी ना और वो घर बैठ के खाएं, बेरोजगार हों, तो उनको 35 रुपये में भी भारी पड़ जाएगा आटा लेना। ठीक है ना। और ये जो है हमारी जो मुल्क की पैदावारी सलाहियत गिरी थी, वो हमने जो है कीमतों को एक जगह रोक दिया था। जैसे मुस्लिम लीग नून के दौर में जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ नहीं हुई, वो एक तरफ उन्होंने जो उनके इनपुट थे जिससे वो पैदावार होती थी
फर्टिलाइजर, ये वो, उसकी कीमतें बढ़ती गई। उन्होंने तो लेकिन जानबूझ के एग्रीकल्चर को इग्नोर किया, इंडस्ट्री को फोकियत जी, दी तो वो उन्होंने सपोर्ट प्राइस नहीं बढ़ाई थी, ठीक है ना। तो मैं ये कहता हूँ जब ये सपोर्ट प्राइस बढ़ेगी तो आपका 60% आबादी मुल्क का एग्रीकल्चर के साथ लिंक है, तो सही। उसको जो है ज़्यादा आमदनी होगी। जब वो उसकी ज़्यादा आमदनी होगी तो वो खुद ब खुद कफील हो जाएगा कि थोड़ी सी महंगी चीज़ को भी ले लेगा। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि हमारे मुल्क की जब पैदावार बढ़ जाएगी तो जो इस साल हमने $3 अरब की गंदम, चीनी और कपास इंपोर्ट की है, वो हम फिर खुद पैदा करने लग जाएंगे। और ये वही पैसे हैं, इसके बराबर IMF के बराबर हम लोन लेते हैं। सही, ठीक है। मुजम्मिल असलम साहब से गुफ्तगू का सिलसिला नाजरीन जारी। तो सिर्फ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद इश्यूज पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मुजम्मिल असलम साहब, जब ज़ाहिर है गवर्नमेंट आई तो मुआशी हवाले से बहुत सारे चैलेंजेस का सामना था, खासकर मईशत के हवाले से। उसके बाद हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता स्टेबिलिटी आई, और अभी हालिया जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, फिर मईशत के हवाले से भी, तो आपको लगता है कि ये तमाम तर जो मुस्बत खबरें हैं हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसीज़ का नतीजा है? देखिए, मेरी ना पिछले दिनों बहुत सारे सीनियर इकोनॉमिस्ट, सारे मेरे से सीनियर ही हैं तकरीबन, उनसे इस बारे में डिबेट हुई। तो जो बहुत सारे सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, नाम लेना नामुनासिब है क्योंकि वो इधर है नहीं सामने, तो वो ये कहते थे कि इस साल की जो शरह नमू है वो 4% सही है, लेकिन पिछले साल क्योंकि इतना नीचे चला गया तो वो 4% अपनी जगह पे भी नहीं आई बात। और कोई हुकूमत का इसमें कोई कारकर्दगी नहीं है। तो मैं आपको उंगलियों में गिना सकता हूँ कि हुकूमत की कितनी कारकर्दगी है इसमें, ठीक है। मैं पहली एग्जांपल दे देता हूँ आपको। शरह सूद जो है 7% पे लेकर आए 13% पे। फिर दूसरी 2.21 अरब रुपए स्टेट बैंक ने सिस्टम में फेंके। फिर हुकूमत ने एक्सपोर्टर्स के रिफंड, तारीखी हाईएस्ट रिफंड है अभी तक, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकते, 200 के पड़े हुए थे, 216 अरब रुपए के रिफंड दिए। फिर उसके बाद आपकी कॉटन क्रॉप जो है एहतशाम साहब को भी ये बात पता होगी कि 2012 में हम 14 मिलियन बेल पैदा करते थे, इस साल हमने 6 मिलियन भी नहीं की। आपने 6 मिलियन बेल से अपनी तारीख की हाईएस्ट एक्सपोर्ट इस साल अचीव करने जा रहे हैं। तो आपने एक्सपोर्टर को इंसेंटिव दिया, ठीक है। फिर आपने जब कोविड आया था तो 1200 अरब रुपए स्पेंड किया, और आपने वल्नरेबल पे 150 अरब खर्च किया। आपने 3 महीने का कारखानों के बिजली के बिल कम किए, ये तमाम चीज़ें कम की। तो आपने एक्सपोर्ट, फिर आप आ जाए ज़राअत पे। ज़राअत में आपने जो है वहाँ पे एक अपलिफ्ट दिया, फर्टिलाइज़र का GIDC को ख़त्म करके 400 रुपये बोरी का रेट नीचे गया। दूसरी तरफ सपोर्ट प्राइसेस बढ़ाई। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, आप ये देखें कि इस साल की जो GDP ग्रोथ है वो इंपोर्ट ड्रिवन या कंजम्पशन ड्रिवन नहीं है, वो पैदावारी ड्रिवन है। एग्रीकल्चर से ग्रोथ आई, IT एक्सपोर्ट्स हुई। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है 25-26 अरब डॉलर पे चली गई है। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स जो पहली दफ़ा सर्विसेज एंड गुड्स एक्सपोर्ट मिला के 30 अरब डॉलर क्रॉस कर जाएगा। रेमिटेंसेस पे हुकूमत ने एक्सचेंज रेट पे पॉलिसी अच्छी की, फ्री फ्लोट एक्सचेंज रेट किया, वो जो है आज आप देख लें कि 27 अरब डॉलर पे जा रही है। ये तो मुज़म्मिल बहुत अच्छी बात, लेकिन आप ये बताएं कि अब गुडी तो बातें बहुत सारी हैं। अब हुकूमत के मुश्किलात वाले मामले, ग्रे एरियाज आपको क्या लगते हैं कि कहाँ पे इनको बहुत फोकस करना पड़ेगा इस बजट में और अगले बजट में? देखिए, मैं अगर इस हुकूमत का वज़ीर ख़जाना हूँ, और या तो मेरे से इमरान खान साहब मशवरा लें कि जी क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें इग्नोर करना चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि जो पॉलिसी सेट पे जिससे इन्होंने मईशत को खड़ा किया है, इसको उसी पॉलिसी सेट पे रहें। इलेक्शन जीतने के लिए या पब्लिक की खुशामद, मतलब पब्लिक में वावा कराने के लिए जो है इस मुल्क का ख़जाने का बेड़ा गर्क ना कीजिएगा, जिस तरह 2018, 2013 और 2008 में आखिरी के 1-1.5 साल की हुकूमतों ने किया था, जो 3-3.5 साल में वो जो मईशत को थोड़ा सा वापस लेकर आते थे कि IMF के चुंगल से निकाल के, जैसे नून ने 2016 में IMF का प्रोग्राम ख़त्म किया था और 2018 में जाते हुए खुद IMF से मिल के गए थे, बिल्कुल, ठीक है ना। तो अगर ये हुकूमत ने शॉर्ट टर्म इकदाम करके जो है हल्के में पैसे फेंके और पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है तो उसको जो है आम आदमी पे पास ऑन नहीं किया। मुजम्मिल ये जरूर करेंगे। देखिए, ये आखिरी साल में IMF के प्रोग्राम से निकल चुके होंगे, उस तक कोई शराइत नहीं होगी। जिस तरह आपने देखा PMLN ने भी किया था, धड़ाधड़ पैसा खर्च किया, ये भी करेंगे वैसे। मैं ये इनको मशवरा दे रहा हूँ, और अगर ये मशवरा मेरा ले लेंगे ना, उन तीनों ने करके भी इलेक्शन हारे, ये अगर ये मेरा मशवरा ले लेंगे जीत जाएंगे इलेक्शन।
अच्छा, अगर नहीं लेंगे मशवरा, वही वाला काम करेंगे, तो ये भी इलेक्शन हार जाएंगे। इसका मतलब लॉन्ग टर्म में आप चाह रहे हैं कि कुछ बेस बन बेहतर जाए। पॉलिसीज जो है 2023 को देखकर नहीं, अगली जनरेशन को और पाकिस्तान की सस्टेनेबल, जो आप वो चीज खाएं जो आपका जिस्म बर्दाश्त और कर वैसे सके। दावा भी कर रहे हैं कि अगले 5 साल तो हमारे ही हैं। नहीं, वो दावा तो हर कोई करता है, लेकिन मैं ये एक आम आदमी की मिसाल में समझा देता हूँ कि अगर मैं 200 ग्राम खाना खा सकता हूँ, लेकिन मैं शादी में किसी में गया हूँ और वहाँ खाना मेरे सामने बहुत ज्यादा पड़ा है और मैं 500 ग्राम खाने की कोशिश करूंगा, तो मेरा पेट भी खराब होगा, मैं उल्टियाँ भी करूंगा और मेरी सेहत फिर खराब हो सही। जाएगी। तो पाकिस्तान की मीशत में हम एकदम जो है आखिरी के 1-1.5 साल में कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से मीशत बीमार हो जाती है हमारी। सही। अच्छा मुज़म्मिल असलम साहब, पिछले 3 सालों में हमने देखा कि गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफा हुआ। अब जिस तरीके से आप भी बात करें, गवर्नमेंट भी बात कर रही है कि बेहतरी आ रही है मैशत में, नंबर हमारा 3.94 तक पहुंच गया, मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स भी बेहतर हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ पर सूरत हाल में कोई बेहतरी आएगी आने वाले दिनों में? देखिए, फोकस वहाँ करना चाहिए। जैसे हमारी पिछली हुकूमत थी, वो इंपोर्ट कर करके उसने जो है ना वो जो है ग्रोथ बढ़ाई, उससे एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट होती। आपने अपने इर्द गिर्द देखना है कि किस तरह की पॉपुलेशन है। मैं समझता हूँ 4 सेक्टर है जहाँ पे पॉपुलेशन अगर वो चलेंगी तो रोजगार ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेगा। एक ज़राअत है, वो आपने देख लिया, इस साल उसका टर्न अराउंड आया। एक एहतशाम साहब ने बात की कि ये जो एग्रीकल्चर जो कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री जो है, उसमें जो है फिर सबसे ज़्यादा लेबर यूज़ होती है, ठीक है ना। वो मैंने आपको बता दिया कि 2023 तक चलेगी इसी तरीके से। तीसरी चीज आपकी ना बेबी बूमर है, आपकी यंग पॉपुलेशन जो है ना वो लेबर फोर्स में ऐड हो रही है। वो जो है उसको अब जो पढ़ी लिखी बेबी बूमर में है, वो हमने देखा वो आईटी की तरफ बहुत माइल हो गई है। हमारी $2 अरब की इस साल जो है ना गैर यकीनी तौर पे आईटी की एक्सपोर्ट्स हो गई। तो ये तीसरा सेक्टर वो है। चौथा सेक्टर जिसका टेस्ट है, जो शौकत तरीन साहब से मुझे बड़ी उम्मीद है, उन्होंने कहा कि मैं इस बजट में एसएमई को प्रमोट करूंगा और नॉन कन्वेंशनल एक्सपोर्ट सेक्टर्स जैसे कि जो है हम फार्मास्यूटिकल जो है बना के बेचें, बाहर एक्सपोर्ट करें, हम ऑटो के पार्ट्स बनाएं, तो वो हमने सुना है कि इस तरह की पॉलिसीज जो है इस बजट में आएंगी। और खास साथ साथ एसएमईज को लोन सपोर्ट भी देने की बात कर रहे हैं। जो पिछले 3-4 सालों से रुका हुआ है, बहुत कम हो गया। जी, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। चलें, ये तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और जिस तरीके से मेरा ख्याल है चीज़ें शेपअप हो रही हैं, उम्मीद तो ये की जा सकती है कि लॉन्ग टर्म में ख़ास तौर पे कुछ हमें फ़ायदा होता नजर बस मैं एक बात करूँगा, एक ये कि आपके साथ रूबरू आज जो है शौक हुआ था, तो आपकी मोहब्बत में मैं आया और बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे सर, बहुत शुक्रिया के वक्त का। एहतशाम साहब, मैं अब आपकी तरफ आऊँगी। ज़ाहिर है हुकूमत की तरफ से दावे तो किए जा रहे हैं बजट के हवाले से कि रिलीफ दिया जाएगा आवाम को, अब देखना ये है कि होगा क्या। लेकिन दूसरी तरफ आम सवाल ये भी है कि क्या हुकूमत आसानी से बजट पास करा लेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अपोजिशन की तरफ से बज़ाहिर कोई बड़ी मुश्किल नहीं लगती। ये तड़का जो सियासत का लगाया ना, देखें ये पॉलिटिकली हुकूमत के लिए मुश्किलात होगी। आज देख लें जिस तरीके से PMLQ वाले जो है कल एक मीटिंग में बड़ी बातें भी हुई और फॉरेन मिनिस्टर ने कहा भी, शिकायत भी की प्राइम मिनिस्टर से कि जी ये बैठे हुए PML वाले, इनसे पूछे कि फलां एक मीटिंग में बुलाया था क्यों नहीं आए। तो वो प्राइम मिनिस्टर ने पूछा तो उन्होंने कहा, वो बशीर चीमा साहब जो हैं वजीर भी हैं, वो कहते हैं जी हमारे मुतालबात हैं। उन्होंने कहा जी बताएं, तो कहने लगे हम आपको लदगी में बताएंगे। देखिए एक तरफ PMLQ वाले वो भी इस तरह, पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि ओपनली तो MQ वाले बातें नहीं कर रहे, डिमांड नहीं लेके आ रहे, PMLQ जो है ना वो बातें कर रहा है। फिर आप देख रहे हैं जहांगीर तरीन ग्रुप है, फिर अब्बास ग्रुप है, ये भी बैठे हुए हैं। हुकूमत को खतरा तो है। अगर ये कहें कि सिर्फ दावे की हद तक, शेख साहब कहते हैं, शेख रशीद साहब बाकी लोग नहीं, जी सवाल ही नहीं पैदा होता कि जी ये सारे वोट देंगे। मेरा अपना ख्याल है वोट देंगे। बजट में जिस तरीके से ओपोजिशन कहती है बजट पास नहीं होने देंगे, उनको भी ये लग रहा है कि हम जागीर तरीन ग्रुप के साथ मिलके, PMLQ के साथ मिलके, और लेकिन ओपोजिशन तो एहतशाम साहब आपस में लड़ रही है, वो एक दूसरे की ओपोजिशन बनी हुई है। लेकिन वो इस हद तक पार्लियामेंट में शोर जरूर करेंगे। एज यूजुअल वो किताबें फाड़ी जाएंगी, बजट के पेपर फाड़े जाएंगे, उसके बाद तकरीर शुरू हो जाएगी फाइनेंस मिनिस्टर की, तो उसके बाद वो बोलते रहेंगे, फिर एक स्टेज आएगी कि वो फिर वहाँ से वॉकआउट कर जाएंगे। और फिर मेरा ख्याल है बजट में पास होने में मुश्किलात तो ज़रूर हैं। हुकूमत को डेफिनेटली अपने एलाइज को कुछ ना कुछ देना होगा। अब किस सूरत में देना होगा, क्या रिश्वत के तौर पे देना होगा, क्या मुतालबात उनके माने जाएंगे, क्या वजारतें उनको दी जाएंगी, डेवलपमेंट बजट बढ़ाया जाएगा। और फिर केसेस कई लोगों के हैं, पार्टी के अंदर भी हैं जिनके अपने मामलात ख़राब हैं, जिन पे इल्ज़ामात हैं, वो भी कोई रिलीफ चाह रहे हैं। तो वो हुकूमत दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, ये एक अलग सवाल है। लेकिन जनरल लगता है कि अब ये जो आप देख लें कि हुकूमत को एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मिल गया, हमारी ग्रोथ बेहतर होगी, चीज़ें ठीक हो रही हैं। इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट को भी मान रहे हैं और मेरा ख्याल है दानतदारी से माननी चाहिए कि ठीक है पिछले 2 सालों में बहुत मुश्किलात थी। एक साल
ये वाकई कोविड जो है ना वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के तौर पे, माजत के तौर पे मैं ये कहूँगा, वो भी शायद हमारे लिए है। दुनिया की इकोनॉमी मुजम्मिल भी कह रहे थे बैठ गई, हमने फिर भी मामलात को बेहतर किया, अल्लाह ने हमारा साथ दिया। तो होपफुली मैं लगता है बजट पास हो जाएगा, लेकिन आसानी से हो जाएगा। हो जाएगा, आसानी से नहीं होगा लेकिन हो जाएगा। लेकिन एक ये है कि हुकूमत अपने साथियों को किस तरह इंटैक्ट रखती है, ये एक सवाल सही। अच्छा एहतशाम साहब, एक और अहम मामला हम देख रहे हैं, विफाक और सिंध की जो लड़ाई है वो हम देख रहे हैं कि शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, कभी पानी के मामले पर, कभी फंड्स के मामले पर, फिर जिस तरीके से बयानात दिए जाते हैं बड़े सख्त। तो कैसे देखते हैं इस तनाज़े को? देखिए सोनिया, ये 3 साल तक तो मैं देख रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी की सियासत तो बिल्कुल डिफरेंट रही है। जिस तरीके से जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऑपरेट किया, लगता नहीं था कि ये कोई सिंध कार्ड खेलने की बात करेंगे, कोई ऐसी बात करेंगे जिससे लगेगा कि सिर्फ सियासत अपने मफादात के लिए कर रहे हैं। हाँ। बावजूद इस बात के कि उनकी सफरिंग बहुत रही है, उनके लोग ज़्यादा बंद रहे, नैब के केसेस इन पे बहुत ज़्यादा थे, लेकिन आहिस्ता से चीज़ें ठीक हो गई। जरदारी साहब के सारे केसेस कराची शिफ्ट हो गए, उनकी बहन जो है फरियाल तालपुर साहबा, उनको मना कर दिया गया, उनके खिलाफ कोई चीज़ नहीं ऐसी लाई गई। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। देखिए ये एक सिग्नलिंग, पोस्चरिंग है कि इस वक्त लोग कहते हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, कि लग रहा है जरदारी साहब को कि अगले सेटअप में शायद पीपल्स पार्टी नहीं रहेगी। 10 साल से हुकूमत में है, और वो लोग एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के हैं या लोग कहें, कुछ लोग इसको साबित भी करते हैं कि वो अब तंग आके उन्होंने कहा कि हुकूमत तो नहीं माननी। पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जी देखें, पंजाब का चीफ वज़ीर आज़म बच जाता है और बाहर चला जाता है नवाज शरीफ की तरफ इशारा करके, और हमारा बंदा जो है ना वो या तो भुट्टो साहब की तरफ इशारा करते हैं, उनको फांसी दी जाती है, या जरदारी साहब की तरह केसेस भुगत रहे होते हैं। फिर आपने देखा सिंध हुकूमत ने कहा कि जी हमारा 3 हफ्तों से कह रहे हैं जी पानी हमें नहीं दिया जा रहा, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सही पानी नहीं। फिर उन्होंने कहा हमें डेवलपमेंट बजट नहीं दिया जा रहा। असद उमर साहब कहते हैं 100 रुपये हमने इनको दिया, एडिशनल दिया। तो देखें ये सारी चीज़ें क्या इंडिकेट करती हैं कि वो लग रहा है, मुझे ज़ाती तौर पे लग रहा है, कुछ लोग कहते भी हैं कि इस वक्त वो प्रेशराइज कर रहे हैं, कभी अगले सेटअप में इंश्योर करें कि ये सिंध हमारे पास रहेगा। ये सारी की सारी गेम प्लान है। और ये जो कराची में इतना बड़ा वाक़या हुआ, आप देख लें बारिया टाउन वाला, ये बड़ा अफसोसनाक है। ये कैसे हो गया? मतलब सिंध कार्ड का इस्तेमाल, सिंधु देश के नारे भी लगाए गए, लगवाए गए, जो कुछ भी तशवीशनाक है। और मेरा ख्याल है ये रियासत भी इस पर सोच रही है, रियासत के अदारे भी सोच रहे हैं। लेकिन जरदारी साहब जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत के बाद कहा था पाकिस्तान खप्पे, उनका रवैया जो है लोगों को परेशान कर रहा है कि ऐसा क्यों होने जा रहा है। वो एक सियासी आदमी हैं, उनके दौर में बड़े अच्छे काम हुए हैं। सबसे अच्छा काम मुझे लगता है पीपल्स पार्टी का ये था सोनिया, कि उनके दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था, उन्होंने अपने ओपोनेंट्स को जेलों में बंद नहीं किया, नैब शैब उनका कुछ नहीं था। लेकिन अब सवाल यह है कि उनकी सियासत और उनका सियासी मुस्तकबिल क्या है। वहाँ पे देख रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने 10 सालों में काम नहीं किया, परफॉर्मेंस नहीं दी। ठीक है, पिछले इलेक्शन में सिंध दही इलाकों से ज़्यादा वोटें उनको मिली, लेकिन कराची, हैदराबाद, सक्कर से बिल्कुल आउट हो गए थे। अब उनकी पूरी कोशिश है कि कोई तरीका ऐसा हो कि हमें दोबारा से बताया जाए। तो वो मैसेजिंग कर रहे हैं पिंडी वालों के साथ कि ये इंश्योर करें कि हमें सिंध मिलना चाहिए। तो ये सारे वो तरीके आजमारे, लेकिन अब देखना यही है कि सारी चीज़ों को हुकूमत टैकल करती है और क्या बातचीत का दरवाजा खोला जाता है, कि इस तनाज़े का हल क्या होगा और हुकूमत इस सारे मामले को कैसे टैकल करती है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।